हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही है तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स किस तरह से मूवमेंट करते हैं, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वो अपने बॉडी के कौन से पार्ट का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। ओके, तो इस चैप्टर में मैंने इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस को हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है। आप चाहें तो उन्हें अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर नोट डाउन नहीं कर सकते, अगर आपके पास बुक है तो आप अपने बुक में हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए या पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। ये जितने भी सारे हाइलाइटेड हैं सेंटेंसेस, अंडरलाइन है, तो यही आपके एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है और आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है। ओके, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अंडरलाइन कर लिया है, हाइलाइटेड कर लिया है। आप इसे बुक में लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए और या फिर आप अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखा है कि आप शांत बैठ जाइए, आपके बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रही है उसे ऑब्ज़र्व कीजिए। आप समय समय पर कभी कभी आप अपने आँखों को ब्लिंक करते हैं यानी कि झपकाते हैं, या फिर आप सांस जो लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मूवमेंट है जो आपकी बॉडी के अंदर हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट हैं जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लिखा है वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीदर एंड स्विम। चलना, दौड़ना, उड़ना, जंप करना यानी कि कूदना, क्रीप करना यानी कि रेंगना, क्रॉल मीन्स घुटने के बल चलना, स्लीदर मीन्स लुढ़कना और स्विम मीन्स तैरना। These are only a few of the ways in which animals move from one place to another. ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसमें जानवर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। 8.1 में हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स के बारे में। एनिमल्स के बारे में पढ़ने से पहले हम ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे। इंसान किस तरह से मूव करते हैं और जब वो मूव करते हैं तो अपने बॉडी के किस पार्ट्स का वो यूज़ करते हैं। सिर्फ चलना ही मूवमेंट नहीं होता, बल्कि बॉडी के अंदर बहुत सारी मूवमेंट होती हैं। उस मूवमेंट में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं इसमें हम पढ़ेंगे। ओके, ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। ट्राई कीजिए मोड़ने की आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2। और जो भी आप ऑब्ज़र्व करते हैं उसे रिकॉर्ड कीजिए अपने मूवमेंट्स को टेबल 8.2 में। चलिए 8.2 को भी समझ लेते हैं। टेबल 8.2 में लिखा है मूवमेंट्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में गति। यहाँ पर इस टेबल को 2 कॉलम में डिवाइड किया गया है। अब दूसरे कॉलम को भी 5 कॉलम में डिवाइड कर दिया गया है। इस टेबल के पहले कॉलम में लिखा है बॉडी पार्ट्स, जिसमें बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स के बारे में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट कॉलम के फर्स्ट कॉलम में लिखा है रोटेट्स कम्प्लीटली। अगर नेक रोटेट्स होता है कि नहीं कम्प्लीटली, अगर नहीं तो यहाँ पर आपको लिखना है नो। सेकंड कॉलम में लिखा है रोटेट्स पार्सली या फिर टर्न्स, यानी कि ये मुड़ता है या फिर थोड़ा सा ये मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है। अगर हाँ तो यहाँ लिखना है यस। अगर नेक को बेंड कर सकते हैं तो यहाँ लिखे यस, अगर नहीं कर सकते तो लिखना है नो। नेक को क्या लिफ्ट कर सकते हैं, अगर लिफ्ट कर सकते हैं तो लिखिए यस, अगर नहीं कर सकते तो लिखिए नो। नेक्स्ट लिखा है डज नॉट मूव एट ऑल, यानी कि जो नेक है वो पूरी तरह से मूव नहीं करता। क्या ये बात सही है? नहीं, तो लिखना है आपको नो। तो इस बॉक्स को आप अपने अकॉर्डिंग फिल कीजिए। ओके, आगे लिखा है डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर 2 पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम लोग अपने बॉडी को बेंड कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं उस जगह पर जहाँ पर 2 पार्ट्स हमारी बॉडी के जॉइन होते हैं।
लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक, जैसे कि एल्बो, शोल्डर और नेक, ये जो प्लेसेस हैं इन्हें जॉइंट कहा जाता है। यानी कि बॉडी का वो पार्ट्स जहाँ पर हम अपने बॉडी को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं या बेंड कर सकते हैं, उस पार्ट्स को, उस जगह को, उस प्लेस को हम कहेंगे जॉइंट। ओके, वॉट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट्स, जो जॉइंट जहाँ हम अपने बॉडी के पार्ट्स को बेंड या रोटेट कर सकते हैं, आखिर उस जगह क्या जॉइंट रहता है जिससे कि हम बेंड या रोटेट कर सकते हैं। तो इसके लिए लिखा गया है, प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड। आप अपने फिंगर्स को प्रेस कीजिए अपने सर के टॉप पर, फेस पर, नेक पर, नोज़ पर, ईयर पर, बैक ऑफ द शोल्डर्स पर, हैंड और लेग्स पर, साथ ही साथ फिंगर्स और टोज़ पर भी, पैर के अंगूठे पर भी। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स, क्या आप कोई हार्ड समथिंग, कुछ हार्ड आप फील करते हैं, कोई ऐसी पार्ट्स हैं जहाँ पर आप हार्ड फील करते हैं। द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स, ये हार्ड स्ट्रक्चर्स बोन्स कहलाते हैं, मीन्स हड्डी कहलाते हैं। अगर कहा जाए कि बोन्स किसे कहते हैं एग्जाम्स में, तो आप लिख सकते हैं द हार्ड स्ट्रक्चर्स इन आवर बॉडी आर द बोन्स। बोन्स कैन नॉट बी बेंट, अब बोन्स बेंट नहीं हो सकते। इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट, हमारे ऊपर के बाजू से लेकर कलाई तक सिर्फ एक लंबी बोन नहीं होती। इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर, यहाँ पर अलग अलग बोन्स होते हैं जो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। एट द एल्बो, एल्बो पर। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, इसी तरह से बॉडी के हर एक पार्ट में बहुत सारे बोन्स प्रेजेंट होते हैं। We can bend or move our body only at those points where bones meet. हम लोग बेंड और मूव कर सकते हैं अपने बॉडी को उस जगह पर, उस पॉइंट्स पर जहाँ पर बोन्स आपस में मिलते हैं। There are different types of joints in our body to help us carry out different movements and activities. बहुत तरह तरह के जॉइंट्स होते हैं, तरह तरह टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हमारी मदद करते हैं मूवमेंट्स और अलग अलग एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो वो कौन कौन से जॉइंट्स हैं, तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के बारे में। द बाउल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज़ जॉइंट, हमारे शोल्डर में बाउल की तरह एक पार्ट होता है जो हमारे आर्म से जॉइन होता है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी, जो राउंडेड एंड होता है, जो बॉल की तरह जो गोल हड्डी होती है, जिसे जो बाउल की तरह होती है, उसका एंड बोन के एक हिस्से में फिट होता है जिसे कैविटी कहा जाता है। कैविटी क्या होता है? होलो स्पेस, यानी कि ये अगर हड्डी है तो यहाँ पर एक होलो स्पेस होगा, एक जगह होगी जिसमें ये राउंड हड्डी इसमें फिक्स हो जाती है। जब ये फिक्स हो जाती है तब ये एक साथ मुड़ने के काबिल हो जाती है। ओके, सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन, और इस तरह के जॉइंट जो होते हैं वो सभी डायरेक्शन में मूव करने के लायक बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है, ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये क्या है, इस हड्डी को और इस हड्डी को एक साथ ये जॉइन कर रही है और ये मूव भी करती है। इस वजह से यहाँ पर इस एरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। राइट, ये हिस्सा है हिप बोन का और ये हिस्सा है थाई बोन का। ठीक है, और ये एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। अब जानेंगे पिवटल जॉइंट के बारे में। द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स द हेड इज़ अ पिवटल जॉइंट। वो जॉइंट, वह जोड़ जहाँ पर हमारी गर्दन जॉइन होती है हेड से, उस जॉइंट को हम कहेंगे पिवटल जॉइंट। फिगर 8.4 में दिया गया है। फिगर 8.4, यहाँ पर हमारा हेड है, ठीक है, और ये नेक है,
ये जॉइंट है, तो इस जॉइंट को हम कहेंगे पिविटल जॉइंट. ओके. It allows us to bend our head forward and backward and turn the head to our right or left. Allow करता है हमारे हेड को कि हम अपने हेड को फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे झुका सकते हैं, फिर पीछे ले जा सकते हैं, और साथ ही हम अपने हेड को मोड़ सकते हैं राइट या फिर लेफ्ट. ओके. In a pivotal joint, a cylindrical bone rotates in a ring. पिविटल जॉइंट में एक सिलेंड्रिकल बोन होता है. इस तरह से सिलेंड्रिकल एक बोन होता है जो कि रोटेट होता है रिंग में. इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं अपने हेड एंड नेक को. अब हम लोग पढ़ेंगे हिंज जॉइंट्स के बारे में. द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. एल्बो में हिंज जॉइंट होता है जिससे कि ये आगे पीछे मूव कर सकता है. ओके. अब पढ़ेंगे फिक्स्ड जॉइंट्स के बारे में. सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार. कुछ जॉइंट्स होते हैं हमारी हड्डियों के बीच में, हमारे सरों में, वो अलग होते हैं उन सारे बोन्स से जो कि हमने अब तक डिस्कस कर लिया है. द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट्स. बोन्स इस जॉइंट्स में मूव नहीं कर सकते हैं. सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स. यानी कि बोन्स जिस जॉइंट पर मूव नहीं कर सकते उस जॉइंट को हम कहेंगे फिक्स्ड जॉइंट्स. ओके. There is a joint between the upper jaw and the rest of the head which is a fixed joint. अब fixed joint का अगर examples पूछा जाए तो आप लिखिएगा there is a joint between the upper jaw, जो ऊपर का जबड़ा होता है, and the rest of the head, और बाकी जो हेड होते हैं वो हम लोग खाने के वक्त तो अप डाउन करते हैं लेकिन वो मूव नहीं कर सकते. ठीक है, मोड़ नहीं सकते, बेंड नहीं कर सकते, रोटेट नहीं कर सकते, वो फिक्स होते हैं. तो इस तरह के जॉइंट को हम कहेंगे फिक्स्ड जॉइंट्स. ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी. सभी बोन्स हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी में एक फ्रेमवर्क फॉर्म करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को एक शेप मिलता है. दिस फ्रेमवर्क इज़ कॉल्ड द स्केलेटन. और वो फ्रेमवर्क क्या है, स्केलेटन कहा जाता है, यानी कि कंकाल कहा जाता है. इसे पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर बॉक्स में दिए गए कुछ नॉलेजेस को. चलिए देखते हैं. The human skeleton is composed of around 305 bones at birth. जब जन्म होता है तब इंसान के जिस्म में, इंसान के बॉडी में 305 बोन्स होते हैं. द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद एज. और हड्डियों की संख्या उम्र के साथ साथ बदलती रहती है. इट डिक्रीजेज टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर. और जैसे जैसे एज होती है तो 305 से लेकर 206 तक ये बोन्स रह जाती है. ऐसा क्यों होता है, तो बड़े होने के बाद कुछ ऐसे हड्डी होते हैं, बोन्स होते हैं जो एक साथ जुड़ जाते हैं. इस वजह से 305 से एडल्ट होने के बाद 206 ही बोन्स होते हैं. One way we could know this shape better would be to look at X-ray images of the human body. अब किसी के माइंड में ये सवाल आएगा कि जो स्केलेटन है वो ह्यूमन बॉडी की ही है, ये कैसे पता चलेगा. तो इसका एक रास्ता है कि एक्सरे इमेजेस से. ठीक है. The X-ray show the shapes of the bones in our bodies. X-ray बॉडी के, हमारे बॉडी की हड्डी का शेप शो करता है. यहाँ लिखा है बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट. अपनी उंगलियों को मोड़िए, क्या आप हर एक जॉइंट से अपनी उंगली को बेंड कर सकते हैं. हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव. आपकी बीच वाली उंगली में कितनी ज़्यादा हड्डियाँ हैं. फील द बैक ऑफ योर पाम. अपनी हथेलियों के पीछे फील कीजिए. इट सीम्स टू हैव मेनी बोन्स इजंट इट. आपकी हथेली के पीछे बहुत सारे बोन्स आपको महसूस होंगे. योर रिस्ट, इज़ योर रिस्ट फ्लेक्सिबल. क्या आपकी कलाई फ्लेक्सिबल है. इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड
कार्पलेस, ये बहुत सारे छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बना होता है जिसे कार्पलेस कहा जाता है। आप यहाँ फिगर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ आपस में मिली हुई होती हैं, इन्हीं को कार्पलेस कहा जाता है। Observe figure 8.10 carefully and compare with what you feel of the chest bones. ऑब्ज़र्व कीजिए फिगर 8.10 को केयरफुली और कंपेयर कीजिए कि आप अपने चेस्ट बोन में क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट, हम लोग ये देख सकते हैं कि जो रिब्स है वो बेंट होते हैं। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। ये रिब्स चेस्ट बोन को और बैक बोन को एक साथ जॉइंट करते हैं ताकि एक बॉक्स बन सके। इसी बॉक्स को हम कहेंगे रिब केज। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट, 12 रिब्स होते हैं चेस्ट के एक साइड में। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज, कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के जो इसी रिब केज के अंदर रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज़, कुछ दोस्तों से कहिए कि उनके टोज़ को टच करने के लिए विदाउट बेंडिंग देयर नीज़, और उनके नीज़ को बेंड नहीं होना चाहिए। स्टार्ट कीजिए उनके गर्दन से और अपने फिंगर्स को उनकी गर्दन से नीचे की ओर लाइए पीठ पर। व्हाट यू फील इज़ द बैकबोन, आप जो फील करेंगे वो क्या है, बैकबोन है। तो जब हम पीठ पर इस तरह से यहाँ पर नेक होती है, ठीक है, गर्दन होती है, जब गर्दन से स्टार्ट करते हैं उनकी पीठ पर टच करेंगे तो यहाँ पर हमें फील होगा। तो जो हड्डी हमें फील हो रही है उसे क्या कहेंगे, बैकबोन कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रे। अब ये जो बैकबोन होती है यानी रीढ़ की हड्डी हम जिसे कहते हैं, ये जो बैकबोन होती है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं, इसे वर्टेब्रे कहा जाता है। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टेब्रे। तो ये जो बैकबोन होती है उसमें 33 वर्टेब्रे होते हैं, मतलब छोटे छोटे स्मॉल बोन्स होते हैं। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स, रिब केज इन्हीं बोन्स से जॉइंट होती है। शोल्डर बोन्स, अब शोल्डर बोन्स क्या होता है, तो कंधे की जो हड्डियां होती हैं वो शोल्डर बोन्स कहलाती हैं। आप 8.12 में देख सकते हैं, ये है शोल्डर बोन्स, ये कंधा है और कंधे की जो हड्डी होती है उसे शोल्डर बोन्स कहा जाता है। ऑब्जर्व फिगर 8.13, अब ऑब्जर्व कीजिए 8.13 को केयरफुली। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स, ये जो स्ट्रक्चर है वो पेल्विक बोन से बनी हुई है। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन। तो ये आपके बॉडी स्टमक के नीचे का पार्ट होता है जहाँ पर आप बैठते हैं, ठीक है। द स्कल इज़ मेड अप ऑफ मेनी बोन्स जॉइंट टुगेदर, जो खोपड़ी होती है वो बहुत सारे बोन्स से जॉइन की गई होती है। इट इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। अब जो स्कल होती है जिसे हम लोग खोपड़ी कहते हैं, आप यहाँ पर फिगर 8.14 में देख सकते हैं, ये हमारे बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। देयर आर some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. कुछ ऐसे एडिशनल पार्ट्स होते हैं हमारे स्केलेटन के जो कि हड्डियों की तरह हार्ड नहीं होते और जिसे बेंट किया जा सकता है यानी कि मोड़ा जा सकता है, इन्हें कार्टिलेज कहा जाता है। The upper parts of the ear that is not as soft as the earlobe but not as hard as a bone, isn't it? यहाँ पर आप देख सकते हैं 8.15 और 8.16 को, ईयर के इस पार्ट को हम कहेंगे कार्टिलेज क्योंकि ये हड्डी की तरह हार्ड नहीं होता, ठीक है। और कान के इस एरिया को हम कहेंगे लोब क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। दिस इज़ कार्टिलेज। तो कान के ऊपर का पार्ट जो कि
ईयर लोब की तरह सॉफ्ट नहीं होता लेकिन बोन की तरह हार्ड भी नहीं होता, तो इसे कहते हैं हम कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, और कार्टिलेज बॉडी के जॉइंट्स में भी पाया जाता है। What makes the bones move the way they do? बोन्स किस तरह से मूव करते हैं और उन्हें मूव करने के लायक कौन बनाते हैं? तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है अ स्वेल ऑन रीजन इज द अपर आर्म, दिस इज अ मसल। जो फूला हुआ एरिया होता है हमारे अपर आर्म में, इसे कहते हैं मसल। द मसल बल्क ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे ही मसल को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ने की वजह से ये कभी कभी उभरता भी है। जब भी आप अपने बाजू को सिकुड़िएगा तो आपके जो मसल है वो उभर कर आते हैं। ओके, When contracted, the muscle becomes shorter, stiffer and thicker. जब आप सिकुड़ते हैं तो आपकी मसल्स छोटी हो जाती है, स्टिफर हो जाती है और ये थिक हो जाती है। It pulls the bone. ये क्या करती है? बोन को पुल करती है, खींचती है। ठीक है। मसल्स वर्क इन पेयर्स। मसल्स पेयर्स में यानी जोड़े में काम करते हैं। When one of them contracts, the bone is pulled in that direction. जब उनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो बोन उस दिशा में पुल होता है यानी खिंचाता है। द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्सेस, और दूसरा मसल रिलैक्स करता है। यानी कि अगर ये दो मसल्स हैं, एग्जाम्पल्स, अगर ये सिकुड़ते हैं तो बोन्स इस दिशा में पुल होता है और दूसरा मसल रिलैक्स करता है। अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये मसल रिलैक्स करता है। ओके। To move the bone in the opposite direction, the relaxed muscle contracts to pull the bone towards its original position. बोन को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के लिए रिलैक्स मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है ताकि वो पुल कर सके बोन को आगे की तरफ इसके ओरिजिनल पोजीशन में। अगर ये मसल रिलैक्स करता है और दूसरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बोन क्या होगा? पुल होगा। अब इस बोन को इस दिशा में पुल करने के लिए ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये मसल रिलैक्स करेगा। ठीक है। ओके। वाइल द फर्स्ट रिलैक्सेस, और पहला वाला रिलैक्स करेगा। अगर पहला रिलैक्स करता है तो दूसरा मसल काम करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर दूसरा मसल अगर रिलैक्स करता है तो पहला मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे कि बोन मूव होता है। अ मसल कैन ओनली पुल, एक मसल सिर्फ पुल कर सकता है यानी खींच सकता है। इट कैन नॉट पुश, ये पुश नहीं कर सकता। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, तो इस तरह से मसल एक साथ काम करते हैं बोन को मूव करने के लिए। अभी तक हमने ह्यूमन बीइंग में होने वाले मूवमेंट्स और उसके पार्ट्स के बारे में जाना है। अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स की गेट कैसी होती है, यानी कि एनिमल्स की चाल कैसी होती है। इसके लिए सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थवॉर्म के बारे में, जिसे केंचुआ भी कहा जाता है। अब केंचुआ किस तरह से मूव करता है, चलिए देखते हैं। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। अर्थवॉर्म की बॉडी बहुत सारी रिंग्स से मिलकर बनी होती है जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन किए गए होते हैं। And contraction, the earthworm can move through soil. Its body secretes a slimy substance to help the movement. Earthworm जब कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी उसकी बॉडी जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो अर्थवॉर्म मिट्टी के थ्रू वो क्या करता है? मूव कर सकता है। इसकी बॉडी एक स्लीमी सब्सटेंस रिलीज़ करती है, सिक्रेट करती है, जो इसके मूवमेंट में मदद करता है। It has a large number of tiny bristles, hair-like structures. तो bristles किसे कहते हैं? hair-like structures को, यानी कि बाल की तरह जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे bristles कहा जाता है। Projecting out,
द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स। अब ये ब्रिसल्स क्या होते हैं, वो मसल्स के साथ वो कनेक्ट होते हैं। द ब्रिसल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। और ब्रिसल्स क्या करते हैं, वो मूव करने के लिए ग्राउंड में वो अर्थवॉर्म को मदद करते हैं। द अर्थवॉर्म एक्चुअली इट्स वे थ्रू द सोइल, यानी कि जो मिट्टी होती है, तो केंचुए मिट्टी भी खाते हैं, तो यही कहा जा रहा है कि सोयल के थ्रू ये क्या करते हैं, खाते हैं। इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स। तो जो कुछ भी वो खाते हैं, तो उनकी बॉडी, अर्थवॉर्म की बॉडी अनडाइजेस्टेड पार्ट को वो थ्रो कर देती है। और ये जो थ्रो की हुई मटेरियल होती है, जो थ्रो की गई अनडाइजेस्टेड पार्ट होती है, वो क्या करती है, इससे प्लांट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम स्नेल के बारे में। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक। क्या कभी आपने एक राउंडेड स्ट्रक्चर को देखा है जो इसके पीठ पर होती है और वो उसे लेकर चलती है? तो ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, ये एनिमल है जिसे कहेंगे स्नेल, और इसके पीठ पर एक राउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द शेल। ये क्या कही जाती है, शेल कही जाती है। एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। और ये स्नेल की बाहर की स्केलेटन, बट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स। लेकिन ये स्ट्रक्चर बोन्स की नहीं बनी होती है, ये शेल बोन्स की बनी नहीं होती है। द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब शेल जो क्या है, एक सिंगल यूनिट है और स्नेल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में ये मदद नहीं करती। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग। और ये स्नेल के ज़रिए ही जब स्नेल मूव करती है तो वो उसी के साथ साथ ड्रैग होता है। ठीक है, एक्चुअली में जो शेल होता है वो स्नेल का एक कवच होता है। ठीक है, जब इसे कुछ खतरा महसूस होता है तो वो अपने इसी सेल के अंदर चला जाता है ताकि इसकी प्रोटेक्शन हो। A thick structure and the head of the snail may come out of an opening in the shell. एक थिक स्ट्रक्चर और हेड स्नेल की, वो जब ये शेल खुलती है तो उससे निकलती है। द थिक स्ट्रक्चर इज़ इट्स फुट। जो थिक स्ट्रक्चर होती है वो इसके पैर होते हैं, मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो बहुत मजबूत मसल से बने होते हैं। द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन। और वेवी मोशन देखने को मिल सकता है, ठीक है, जब ये मूव करता है, यानी कि वेवी मतलब लहराना। ठीक है, ओके। तो चलिए अब कॉकरोच के बारे में जानते हैं। लिखा है कॉकरोच वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। कॉकरोच क्या कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, क्लाइंब भी कर सकते हैं और हवा में उड़ भी सकते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। उनमें 3 जोड़े पैर होते हैं। दीज हेल्प इन वॉकिंग। ये चलने में मदद करते हैं। द बॉडी इज़ कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन। और इनकी बॉडी हार्ड आउटर स्केलेटन यानी हार्ड होती है और इनकी जो स्केलेटन होती है बाहर होती है, इसी से उनकी बॉडी कवर होती है। दिस आउटर स्केलेटन इज़ मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइन टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। ये आउटर स्केलेटन बहुत सारे नंबर ऑफ प्लेट से बने होते हैं जो एक साथ जुड़े हुए होते हैं और इन्हीं की मदद से जो कॉकरोच है वो मूव करता है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच्ड टू द बॉडी बिहाइंड हेड। कॉकरोच के हेड के पीछे 2 जोड़े विंग्स जुड़े होते हैं, पंख जुड़े होते हैं। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स। कॉकरोच में डिस्टिंक्ट मसल्स होते हैं। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, जो कि लेग्स के नज़दीक होते हैं और ये लेग्स को वॉक करने में मदद करते हैं। ठीक है, यानी ये लेग्स को वॉक करने के लिए मूव करते हैं। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज।
कॉकरोच के बॉडी मसल्स मूव करते हैं विंग्स को, जिससे कि कॉकरोच उड़ता है। अब पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। बर्ड्स हवा में उड़ सकते हैं और ग्राउंड में वो चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स ऑल्सो स्विम इन वाटर। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जैसे कि डक्स हो गए, स्वान्स हो गए, है ना, हंस हो गए, तो वो पानी में स्विम करते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। बर्ड्स हवा में उड़ सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी उड़ने के लायक बनी होती है। देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट। उनकी हड्डियाँ होलो होती हैं, खोखली होती हैं और वो हल्की होती हैं। द बोन्स ऑफ द हाइंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। द बोन्स ऑफ द हाइंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। पक्षियों की जो पिछली अंग होती है वो उससे वो क्या करते हैं, वो वॉक कर सकते हैं और ऊंचाई पर भी बैठ सकते हैं। The bony parts of the forelimbs are modified as wings. Birds के आगे के पार्ट विंग्स के रूप में होते हैं। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। कंधे के बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। ब्रेस्ट बोन्स मसल को होल्ड करती है जो कि विंग्स को ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब पढ़ेंगे फिश के बारे में। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। फिश के हेड और टेल मिडिल पोर्शन से छोटे होते हैं। द बॉडी टैपर्स एट बोथ एंड्स। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। और जो बॉडी होती है दोनों साइड से टैपर्स होते हैं और ये बॉडी शेप इनकी स्ट्रीमलाइन कहलाती है। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। इसकी शेप इस तरह से होती है जिससे कि वो पानी में आसानी से वो तैर सकती है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। मछलियों की स्केलेटन स्ट्रॉन्ग मसल्स से ढकी हुई होती है। ड्यूरिंग swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swings towards the opposite side. Swimming के दौरान मसल्स मछलियों के फ्रंट पार्ट को कर्व करती है एक साइड से और जो पूंछ की पार्ट होती है वो स्विंग करती है ऑपोजिट साइड की ओर। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शॉन इन फिगर 8.24। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मछली एक कर्व के रूप में आगे की ओर बढ़ती। अगर ये कर्व होती है तो ये आगे की ओर जाती है, फिर जब ये इस तरह से मुड़ती तो फिर ये इस साइड से आगे की ओर जाती है। ठीक है, दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। A series of such jerks makes the fish swim ahead. This is helped by the fins of the tail. तो जब मछली आगे की ओर इनके बॉडी कर्व होती है तो ये पानी में आसानी से मूव करती है, आगे की ओर बढ़ती है और ये फिन्स के जरिए होती है, यानी टेल के जो फिन्स होते हैं उनके जरिए ये आगे की ओर मूव करते हैं। Fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction while swimming. मछलियों के और भी फिन्स होते हैं जो कि इनकी बॉडी को हेल्प करते हैं जिससे कि वो अपने बॉडी को बैलेंस बनाए रखते हैं जिस दिशा में वो स्विम करते हैं। ठीक है, तो ये पूंछ के अलावा ये मछलियों के दूसरे फिन्स भी होते हैं जो मछलियों को बैलेंस करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं हाउ डू स्नेक्स मूव। सांप किस तरह से मूव करते हैं। स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन। स्नेक्स में लंबी बैकबोन पाई जाती है। दे हैव मेनी थिन मसल्स। उनमें बहुत ही थिन मसल्स होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अदर। वे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं हालांकि वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। मसल्स इंटरकनेक्ट करते हैं बैकबोन को, रिब्स को और स्किन को, ये आपस में जोड़ कर रखते हैं। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इंटू मेनी लूप्स। अब स्नेक्स की बॉडी बहुत सारे लूप्स में कर्व्स होती है। इच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। और ये जो लूप होती हैं स्नेक्स को आगे पुश करती हैं
और ये ग्राउंड में जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये आगे की ओर बढ़ते हैं। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मेनी लूप्स एंड ईच लूप्स गिव्स इट दिस पुश, और चूँकि इसकी लंबी बॉडी होती है और बहुत सारे लूप्स बनते हैं, ठीक है, इसकी वजह से इनकी ये पुश होते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, और जो स्नेक होते हैं वो बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते, क्योंकि वो इस तरह से लूप बनाते हैं और इस तरह से वो आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है और आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।